अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। क्लास 11th का ये चैप्टर 8 है जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक चैप्टर का नाम है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम और आगे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि यहाँ पे कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, कैसे क्लासिफिकेशन आई, क्यों हम इस पार्ट ऑफ केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री को। तो बात की जाए ऑर्गेनिक वर्ड की, तो ऑर्गेनिक वर्ड जो है इसका मतलब होता है, इसका सिग्निफाई करता है किसको? लाइफ को। ठीक है, लाइफ का मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में ये सिग्निफाई करता है। तो ऐसा कहा जाता था पहले के वक्त कि जो भी सबस्टेंस हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी प्लांट या किसी एनिमल से मिले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जो केमिस्ट्री इसको डील करती है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन हुई कि डायरेक्टली ऑब्टेन्ड हो या फिर इनडायरेक्टली हो। किस चीज से हो? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरस हो, वायरस नहीं, किसी भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हो रहा हो, ऑब्टेन्ड हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर लाइफ का कंपाउंड। ठीक है, किसी लाइफ से ये एक्सट्रैक्ट हुआ। और जो ब्रांच इसको डील करती है उस ब्रांच का नाम होता है क्या हमारा? उसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डील करते हैं इस ब्रांच में जिसमें नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आगे चल के बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं जिसमें कुछ बायोलॉजिकल वो भी होते हैं। जैसे एक बहुत फेमस होता है बायोकेमिस्ट्री करके, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में अलग अलग केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रही होती हैं। उसी तरह फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है जिसमें दूसरी और भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। बहुत सारे इसकी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसको डील करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिकली। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, किसी भी चीज़ से ऑब्टेन्ड हो रहे हों, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हमको मिलती है केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, वो मिलती है हमको लेमरी की क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेमरी नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये बात है ईयर 1675 की, न्यूटन के आसपास की बात होगी शायद। ठीक है, देखना पड़ेगा उसको कि क्या क्या किससे साइमल्टेनियस होता है। तो खैर, लेमरी ने क्लासिफाई किया नेचुरल सबस्टेंस को 3 चीज़ों में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसको? नेचुरल सबस्टेंस को 3 चीज़ों में। कौन कौन से में? पहला उन्होंने कहा कि नेचुरल सबस्टेंस जो होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मिनरल सबस्टेंस, यानी जो हमको मिनरल से मिल रहे होते हैं। दूसरा हमारा होता है वेजिटेबल सबस्टेंस यानी कि जो प्लांट वगैरह से मिल रहे होते हैं। और तीसरा हमारा होता है एनिमल सबस्टेंस। ठीक है, जो कि हमारे एनिमल रिसोर्सेज से मिल रहे होते हैं। तो वेजिटेबल सबस्टेंस और एनिमल सबस्टेंस। अब मिनरल सबस्टेंस जैसे कोई रॉक से मिला, कोई मतलब मिट्टी से मिल गया, इस तरह की चीज़ों को रखा उन्होंने। ठीक है, इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन थी इसको पब्लिश किया था अपने पेपर में, जिसका नाम था कोर्स डी कीमी। ठीक है, कोर्स डी काइमी पढ़ लीजिए या कीमी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इंग्लिश नहीं है, ये कोई और लैंग्वेज है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है आई थिंक। तो ये इन्होंने सबसे पहली क्लासिफिकेशन की थी नेचुरल सबस्टेंस की। ठीक है, इसके बाद जो बहुत पॉपुलर क्लासिफिकेशन हुई वो फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी एंटोनी लेवोइजियर ने की थी। ठीक है, एंटोनी लेवोइजियर ने 1785 में उन्होंने ये बताया कि 1785 में उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल होते हैं और जो वेजिटेबल रिसोर्सेज होती हैं ना, वो कंटेन करती हैं क्या? कार्बन और हाइड्रोजन को, और उनके साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीज़ें में जुड़ी हुई होती हैं। तो इन्होंने जो है एंटोनी लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर थी?
कि जो वेजिटेबल रिसोर्सेज होती हैं या एनिमल रिसोर्सेज होती हैं, सिंपली बोला जाए तो एनिमल या फिर प्लांट रिसोर्सेज जो होती हैं, या वेजिटेबल उन्होंने कहा था तो हम वेजिटेबल रिसोर्स ही बोल रहे हैं। वेजिटेबल रिसोर्सेज जो होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, साथ ही साथ अलग अलग जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह की और भी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन आई कंपाउंड की, जो क्लासिफिकेशन होती है दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। कौन सी दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती है? एक होती है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होती है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरी होती है हमारी क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। से बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्योंकि फादर ऑफ केमिस्ट्री ने की है इसलिए, ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हम हमेशा प्लूरल में रखेंगे इसलिए कि बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसके टर्म्स में वो बोल रहे थे? ऑर्गेनिक बोल रहे थे ऐसी चीज, ऐसे कंपाउंड जो किसी नेचुरल सब्सटेंस के उसमें हमको मिले, नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज से मिले, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कैसे? जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज से मिले, नॉन लिविंग रिसोर्सेज से जो ऑब्टेंड हो रहे हो कंपाउंड्स, वो क्या होंगे? इनऑर्गेनिक होंगे। जो नेचुरल रिसोर्सेज से हो रहे हो, वो नेचुरल रिसोर्सेज बोलिए या सीधे लिविंग रिसोर्सेज बोलिए, उससे हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। और 19 सेंचुरी के एंड पे, अब देखिए हिस्ट्री में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 19 सेंचुरी में के एंड तक ऐसा बहुत सारे कंपाउंड जो है नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए जा रहे थे अलग अलग चीज़ों से, कभी प्लांट से, कभी किसी लीफ से, कभी स्टेम से, कभी बार्क से, कभी कॉर्क से, कभी कहीं से, मतलब सिंपली बोला जाए तो एनिमल के इंटेस्टाइन से, एनिमल के डंग से, काउ डंग से, सॉरी काउ डंग नहीं, एनिमल के वेस्ट से या डेड डिकम्पोजिंग मैटर से अलग अलग कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए जा रहे थे 19 सेंचुरी तक, ठीक है। इस सब को देखते हुए एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस ने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम लोग बोलते हैं आज वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्योंकि लगातार वो नोटिस कर रहे थे कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे कंपाउंड जो नेचुरल रिसोर्सेज से ही अकर हो रहे हैं, वो हम उनको बना नहीं सकते, ठीक है, हम उनको बना नहीं सकते, वो नेचर में ही अकरिंग होते हैं। तो इसके बेसिस पर उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी और सजेस्ट किया कि एक कोई मिस्टीरियस फोर्स होती है जिसकी वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। एक क्या होती है? एक मिस्टीरियस फोर्स होती है, मिस्टीरियस फोर्स जिसकी वजह से क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने की वजह क्या है? एक मिस्टीरियस फोर्स है जो किसके पास होती है? जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? नेचर के पास है। ऐसा लैब में या किसी और मेथड में हम लोग मतलब इसको आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, वो नेचुरली अकरिंग होती है, ठीक है। तो ये उन्होंने फॉरवर्ड किया थ्योरी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, वो सिर्फ नेचर ही बना सकती है, क्योंकि वो एक स्पेशल फोर्स से बन रहे हैं, जो स्पेशल फोर्स क्या है? सिर्फ नेचर के पास होती है। लेकिन अब बारी आती है आगे, तो जब बारी आती है 1828 में, 1828 में सबसे पहला जो मेजर सेटबैक मिला वाइटल फोर्स थ्योरी को, वो क्या मिला? वो अल्फ्रेड वोहलर से मिला, ठीक है। अल्फ्रेड वोहलर ने क्या किया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। अल्फ्रेड वोहलर ने क्या किया? लैब में ही पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, ठीक है। इन्होंने, अल्फ्रेड वोहलर ने लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, ठीक है। कैसे बनाया पहले इसको देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले रिएक्शन कराया किसका? एमोनियम क्लोराइड का पोटेशियम साइनेट के साथ, जिसकी वजह से क्या बना? जिसकी वजह से बना एमोनियम साइनेट, ठीक है, और KCl बना। इन्होंने फिर क्या किया? एमोनियम साइनेट को, ठीक है, एमोनियम साइनेट को क्या किया? हीट किया। जब हीट किया, बहुत देर तक हीट किया, तो ये कन्वर्ट हो गया एक बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसका यूज़ आज भी किया जाता है NH2CO NH2 में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। तो सबसे पहला जो डेथ ब्लो मिला वाइटल फोर्स थ्योरी को, वो क्या मिला? अल्फ्रेड वोहलर ने जब 1828 में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया, जिसको हम लोग यूरिया के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन में बेसिकली कुछ हो नहीं रहा है, हम क्या कहते हैं, इसको हीट करने की वजह से यहाँ पे ना मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो रहा है। सिंपली कह देते हैं क्या कि क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो रहा है हीट करने की वजह से। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
अल्फ्रेड वुलर, क्योंकि जनरल नॉलेज का भी सवाल है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लैब में प्रिपेयर किया गया था, तो दिस इज यूरिया। कैसे किया गया था, एमोनियम साइनेट को हीट करके। एमोनियम साइनेट कहाँ से आया, उसको एमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट से रिएक्शन करके उन्होंने बनाया था। ठीक है, इसके बाद शुरू हुई कहानी एक के बाद एक वाइटल फोर्स थ्योरी को ख़त्म करने वाली। इसके बाद जस्ट थोड़े दिन कुछ वक्फे के बाद, कुछ टाइम के बाद 1845 में, ठीक है, कोल्बे नाम के एक साइंटिस्ट गुजरे हैं। कोल्बी या कोल्बे, जो भी उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। कोल्बे ने क्या बनाया, कोल्बे ने सबसे पहले सिंथेसाइज की एसिटिक एसिड, जिसको आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे अलग अलग पर्पज से, ख़ासतौर से विनेगर वगैरह, फूड वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसको आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये बनाया। उसके बाद फिर दूसरा आता है सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें बर्थीलॉट नाम के एक साइंटिस्ट ने 1856 में, बर्थीलॉट नाम के एक साइंटिस्ट ने 1856 में क्या बनाया, मीथेन गैस बनाई। ठीक है, मीथेन यानी कि CH4 गैस। हालांकि CH4 गैस नेचुरली पाई जाती थी, लेकिन इन्होंने लैब में प्रिपेयर करके दिखा दिया। तो इसका इन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया, इन्होंने बल्कि एलिमेंटल लेवल पे किया, यानी कार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया। ठीक है, कैसे कराया, इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू। एक सेटअप होता है जिसको हम लोग आगे चैप्टर में हो सकता है डिस्कस भी करें, तो उसमें फिर क्या होता है, कंबाइन करते हैं तो इथाइन का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद इसका रिएक्शन इन्होंने कराया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसकी वजह से क्या बना, इथेनल बना। ठीक है, ये क्या है, सॉरी मीथेनल बना, मिथेनल नहीं बल्कि इथेनल बना। पहले सही बोला था, बाद में कंफ्यूज हो गए। तो ये था इथेनल। देन उसके बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन किया उन्होंने, और उसके बाद हमको क्या मिल गया, एसिटिक एसिड मिल गई। ठीक है, या इसको हम लोग इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये था बर्थीलॉट का प्रिपरेशन। और फिर इसके बाद जो है, एक के बाद एक अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग चीज़ों को प्रिपेयर किया। तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं क्या, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो एनसीईआरटी में इन चीज़ों को मेंशन किया है, इसलिए इनको हमने बताया है। ठीक है, तो ये बेसिक एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हो गया। फिर क्या हुआ, डेफिनेशन चेंज हो गई। ठीक है, डेफिनेशन चेंज हुई यहाँ से किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो उसको बल्कि डेफिनेशन चेंज नहीं बल्कि कहा जाए डेफिनेशन अपग्रेड करना, या और दूसरी डेफिनेशन। तो उस फिर से एक और मेथड आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने का। वो क्या आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है किससे, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को और उसके डेरिवेटिव्स को, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेसिकली देखा जाए तो हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और उनका यह तो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हम किनको बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई और एलिमेंट लग गया तो वो क्या बन जाएगा, उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर CH4 मेरे पास मीथेन कहलाता है, लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl लगा दें तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाता है, जो कि होता है CH3Cl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे CH3COH हो गया, CH3CHO हो गया, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है या किसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री से। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हमने नेचर में नोटिस किया कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो उसकी कुछ रीजंस हैं, उसके बाद फिर क्यों ऐसा होता है, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।